हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अपने घर पर होंगे, सेफ़ होंगे और घर पर रहकर अपनी स्टडी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम अपने सरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन फ्लोर यानी कि जो महासागरीय नीतल के जो विशेषताएं हैं नीतल पे, महासागरीय नीतल के मैदान पे जो विशेषताएं हम देखते हैं उनके बारे में हमारा जो चर्चा है वो चल रही है और उसी डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि महासागर के अंदर या महासागरों में प्रवेश करते ही कौन कौन सी जो स्थलाकृतियाँ हैं, कौन कौन से जो रूप हैं स्थलाकृतियों के, वो हम देखते हैं। उसमें हमने 4 देखे थे। सबसे पहले महाद्वीपीय मगन तट था, महाद्वीपीय ढाल, फिर महाद्वीपीय उत्थान और महासागरीय नीतल मैदान या डीप सी प्लेन या अबैसल प्लेन जिन्हें हम कहते हैं। अब इन चारों मेन फीचर्स के अलावा कुछ एक सब पार्ट्स भी है, कुछ सब फीचर्स भी हैं जो हम अमूमन देखते हैं महासागरों के तली पर। बच्चों, एक सबसे ख़ास बात यह है कि आप लोगों ने महासागरीय विशेषताओं के बारे में पहले जो भी स्टडी की होगी या जो फैक्ट आप लोगों ने पढ़े होंगे उस फैक्ट के अंदर महाद्वीपीय मगन तट, ढाल, उत्थान और नीतल मैदान का नहीं बल्कि ग्वाट, कटक, खाइयाँ, ट्रेंच जिन्हें आप गर्त बोलते हो, ठीक है, द्वीप, सागर, उथले सागर, इन सारों के बारे में चर्चा की होगी। तो क्योंकि वो पहले वाला जो था वो एक इस तरह डेवलपमेंट का एक फ़ेज़ था जो कि स्टार्टिंग महाद्वीप से महासागरों में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो प्रवेश विशेषताएं हम देखते हैं वो वही 4 थी जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो फर्दर फीचर्स हैं, फर्दर टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं जो महासागरों के नीतल पर हम देखते हैं। तो चलिए उन्हें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर जो आप अमूमन महासागरों के प्रवेश करते ही जो देखते हैं तो सबसे पहली जो विशेषताएं हम डिस्कस करते हैं बच्चों वो है हमारे अंतर महाद्वीपीय अंतर, यानी जो महासागरों के आंतरिक भागों में देखने को मिलते हैं। आंतरिक भागों का मतलब बच्चों आप एक जनरल तरीके से समझे, मान लीजिए ये हमारा पूरा एक पेज यानी एक महासागर है। इस महासागर पर आपको कहीं तो एक ऊंचे पर्वत के रूप में देखने को मिलेंगे, कहीं पर समतल सपाट, कहीं पर गहरी खाइयाँ, ठीक है, और कहीं पर अन्य विशेषताएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ समझा दूं बच्चों कि महासागरों के तली पर जो ये विशेषताएं बनती हैं उन विशेषताओं के बनने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो किसका होता है? ज्वालामुखी का, ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो है वो महासागरीय तली पर होते हैं, क्योंकि धरातल के ऊपर ज्वालामुखी के फटने के एग्जाम्पल्स तो हम अमूमन जो है वो अपनी आंखों से देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। परंतु महासागर की तली पे जितने भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों में सबसे ज़्यादा जो हाथ रहता है वो किसका रहता है? ज्वालामुखी का रहता है, ठीक है। अब ज्वालामुखी के प्रभाव से ही महासागरों के बिल्कुल केंद्र भाग पर, तल पर कटक, गुयाट, ट्रेंचेस, ठीक है, और अन्य विशेषताएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं विशेषताओं के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को वहाँ ले जाने से पहले एक बार फिर बता दूं कि जो कटक होते हैं, जलमग्न कटक होते हैं बच्चों, ये कटक वो भाग हैं जो जल के अंदर डूबे हुए रहते हैं, लेकिन इनकी जो गहराई है जल से वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती है। मतलब इनका अमूमन जो गहरापन है वो हमें कई बार जल स्तर के कम या ज़्यादा होने के बाद धरातल के ऊपर, सतह के ऊपर दिखाई भी देता है, ठीक है। दूसरे कुछ एक भाग ऐसे होते हैं जो महासागर के जल से ऊपर की तरफ निकल आते हैं, जिनका जो धरातल है वो ऊपर की तरफ से कैसा होता है? सपाट, जिसे हम किन नाम से जानते हैं? गुयाट या गुआट, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। इसे हम कटक कहते हैं, ठीक है। कटक का और एक होती है पहाड़ी। पहाड़ी और कटक में फर्क सिर्फ इतना होता है कि कटक जो है वो जलमग्न होती है और जो यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं महासागरों के धरातल पर हम देखते हैं कि वो सतह से ऊपर होती हैं। कई बार हम उन्हें द्वीप समझ लेते हैं परंतु वो द्वीप ना होकर पहाड़ियों की चोटियाँ होती हैं। ये जल स्तर से ऊपर नज़र आती हैं, यानी इनका जो प्रभाव है वो हमें सतह के ऊपर नज़र आता है, महसूस होता है। ये सारे फीचर्स हैं। दूसरा, ये जो हमारे गर्त हैं जिन्हें आप ट्रेंचेस बोलते हैं, डीप्स बोलते हैं इन्हें, इनका जो निर्माण है वो हमारे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज के जो अंतर्गत हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो महाद्वीपीय प्लेटें या एक महाद्वीपीय एक महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तब क्या होता है? तब खाइयों का निर्माण होता है। परंतु गहरी और संक्रिय खाइयों का निर्माण तब होता है जब एक भारी प्लेट एक हल्की प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है।
सबडक्ट करने के चलते उसके किनारे के सहारे एक डीप ट्रेंच बनती है, एक गहरी और संकरी खाई बनती है। और विश्व की सबसे गहरी खाइयाँ जो हैं वो पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। उनकी चर्चा जो है वो हम आगे करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही चीज़ समझाने वाला था। पहला कि महासागर के नितल पर होने वाले परिवर्तन और बनने वाली स्थलाकृतियों का जो मुख्य आधार है वो कौन सी क्रिया है? ज्वालामुखी। उसके अलावा अगर आप किसी और सिद्धांत के साथ इन विशेषताओं को जोड़ना चाहते हैं तो वो कौन सा सिद्धांत है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये हमें बताती है कि जब मैंने अभी आपको बताया प्लेट्स एक दूसरे के समीप आती हैं तब भी फीचर्स बनते हैं, प्लेट एक दूसरे के दूर जाती हैं तब भी फीचर्स बनते हैं। इसका एक एग्जांपल्स मैं आपको समझा देता हूँ कि जब हमारे महासागरों के अंदर, अंध महासागरों के अंदर सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी कि जो उसके आंतरिक भाग पे ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, तो ज्वालामुखी क्रियाओं के होने के चलते क्या होता है कि महासागरों का एक हिस्सा यानी इसके जब केंद्र से ज्वालामुखी क्रियाएं फटती हैं और क्योंकि ये बिल्कुल केंद्र के अंदर धरातल और सतह के बिल्कुल पास होती हैं तो जिसके कारण बहुत शीघ्र ही जो लावा है वो जम जाता है। लेकिन हर बार फिर ये ज्वालामुखी फटता है। ज्वालामुखी फटने के कारण साथ के साथ ये जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जो हैं वो जाना चालू रखती हैं या फिर शुरू रहती हैं, जिसके चलते अंध महासागर जो है, अटलांटिक ओशन है, उसका जो विस्तार है, उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ रही है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, अमेरिका का नॉर्थ पार्ट है नदरन अमेरिका, और साउथ अमेरिका, और इधर है आपका यूरोप, और यूरोप के नीचे है आपका अफ्रीका। तो इन दोनों ही भागों में से ये जो हमारे अमेरिका प्लेट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इनका पश्चिम की तरफ विस्थापन जो है वो जारी रहता है, जिसके कारण अंध महासागर की चौड़ाई बढ़ रही है और प्रशांत महासागर की चौड़ाई जो है वो घट रही है। यानी जो तीसरी चीज़ है, जो सबसे पहली थी ज्वालामुखी, फिर था प्लेट टेक्टोनिक, और फिर है आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, ये तीन सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे तो उनको पढ़ने से पहले इन्हें आपस में कोरिलेट कर लीजिएगा और किस प्रकार से महासागरों के नीतल के ऊपर विशेषताओं का ये कारण बनते हैं ये भी आप लोगों को एक बार देखना होगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी विशेषताएं धरातल पर महासागरों के नीतल पर देखी जाती हैं, पाई जाती हैं। सबसे पहला जो स्थल रूप जो विशेषताएं वहाँ पर देखी जाती हैं वो हैं जलमग्न कटक, सबमेराइन, या जो हमारे रिजिज होते हैं उन्हें हम कटक बोलते हैं। मैंने आपको जस्ट बताया कि कटक जो है ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा बनने वाली एक ऐसी पहाड़ियां हैं जो जलमग्न रहती हैं, परंतु लंबाई और विस्तार के मामले में ये दूसरी पहाड़ियों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा विस्तृत होती हैं। तो इन्हीं के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये तली पर स्थित सैकड़ों वर्ग किलोमीटर चौड़ी, हज़ारों किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणियाँ होती हैं। मैंने बताया ना ये पहाड़ियाँ हैं, जैसे श्रेणियाँ होती हैं, एक निरंतर भाग जो है वो पर्वतों का जब बनता है तो उन्हें हम पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। और जब पर्वत की ऐसी श्रेणियों का विकास महासागर के नीतल पर हो तो उसे हम जलमग्न कटक कहते हैं। बच्चों नाम से ही चीज़ समझ में आ रही होगी कि वो जलमग्न रहने वाली पहाड़ियाँ हैं, कटक हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी जो जलमग्न कटक हम देखते हैं, पढ़ते हैं या जिन्हें हम जानते हैं वो है मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज मतलब अंध महासागर के बिल्कुल मध्य भाग में पाए जाने वाली कटक जो है वो आज तक की विश्व की सबसे बड़ी लंबी कटक में से एक है, जिसका जो विस्तार है उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप तक जो है वो फैला हुआ है। क्योंकि अंध महासागर एस आकृति में है और एस आकृति के चलते जो कटक है उसका आकार भी एस आकृति का ही है। यानी अगर मैं महासागरों के दो हिस्सों में बना दूं तो ये कटक जो है वो अंध महासागर के बिल्कुल बीच में है। बीच में होने के कारण इसका आकार भी एस आकृति का है, जिसका जो बेस है, जिसका जो आधार है वो अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ, और जिसका जो शीर्ष है वो आइसलैंड है उसके आसपास या ग्रीनलैंड के आसपास जो है वो देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा निरंतर पवन तंत्र है जिसने महासागर को दो हिस्सों में बांट रखा है। मतलब अगर आप बिल्कुल अंध महासागर के बीचों बीच से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको ये कटक जो है वो एक तरीके से बाधा उत्पन्न कर सकती है, परंतु इस कटक के दोनों तरफ महासागर जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, अत्यधिक ऊंचे हैं और उच्चावच वाले जलमग्न पट जिसकी जो लंबाई है वो लगभग 75,000 किलोमीटर से भी अधिक है। ये महासागरों के बिल्कुल मध्य में पाई जाती है। मैंने आपको बताया कि जब सी फ्लोर होता है, देखो यहाँ पर एक छोटा सा जो मैप डायग्राम आप लोगों के बुक के अंदर है, उसके अंदर यही चीज़ समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से ये जो कटक है
ये बिल्कुल महासागर, ये भी महासागर का एक हिस्सा है और ये महासागर का दूसरा हिस्सा है। और ये जो कटक है, जिसे हम किसी भी कटक के नाम से जानते हैं, अमूमन कटक जो है वो महासागर के बिल्कुल बीचों बीच बनती है। उसका कारण मैंने अभी आपको बताया कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, और किन कारणों से, ज्वालामुखी क्रियाओं से। ये जो भाग है इसके केंद्र से देखो, यहाँ से आपको ज्वालामुखी के बारे में बताया गया है कि यहाँ से ज्वालामुखी फटता है। जब ये ज्वालामुखी फटता है और लावा जो है वो बिल्कुल साइड की तरफ एक दूसरे से दूर जो है वो विस्थापित होता है। जैसे ही लावा एक दूसरे से दूर विस्थापित होता है, इन प्लेट्स को एक दूसरे से दूर धकेल देता है, और निरंतर होने वाली प्रक्रियाओं के चलते ये जो कटक हैं, इनका जो निर्माण है वो बिल्कुल महासागरों के मध्य भाग में होता है। इसे देखो यहाँ पर मध्य समुद्री कटक भी कहा जाता है। उसका रीज़न यही है क्योंकि प्लेट्स के बिल्कुल केंद्र भाग में, बीचों बीच भाग में ज्वालामुखी क्रियाओं से ये पहाड़ियों का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया ये महासागरों को दो हिस्सों में बांट देती हैं। दो हिस्सों में बांटने के चलते ये अलग अलग प्रकार से अपनी विशेषताओं को जो है वो प्रदर्शित करती हैं। कहीं कहीं पर ये जो कटक है ना बच्चों, ये जल स्तर से ऊपर नजर आती हैं। जब ये जल स्तर से ऊपर नजर आती हैं तो ये किसका रूप बन जाती हैं? द्वीप, यानी कि ये आइसलैंड के रूप में भी कहीं ना कहीं जो है वो नजर देखी जाती हैं। ठीक है, और कुछ एक भाग ऐसे हैं जिनको हम अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला है अजोर्स व केप वर्दे द्वीप। ये ऐसे हैं जो जलमग्न कटक के समुद्र से बाहर निकलने की बात है। बच्चों वही चीज़ है जो आप लोगों को मैंने समझाई पहला भाग, कि ये जो हैं वो जल के अंदर रहती हैं। ये जो कटक हैं वो जल के अंदर रहती हैं, पर कहीं कहीं पर ये जल से बाहर भी नज़र आती हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। यहाँ पर जल स्तर का कम होना, जल स्तर के कम होने के चलते अगर ये नज़र आती हैं तो भी, अगर कई बार बीच के या केंद्र भाग में जो है वो लावा जो है वो ज़्यादा निक्षेपित होता है, जिसके कारण पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है और वो जल से ऊपर नज़र आती हैं। तो मैंने आपको बताया जब ये जल से ऊपर नज़र आती हैं तो कई बार इन्हें हम क्या समझ लेते हैं? द्वीप समझ लेते हैं, यानी कि आइसलैंड समझ लेते हैं। परंतु असल में ये होती क्या हैं? कटक हैं। और कौन सी कटक? जो जलमग्न है। ठीक है, तो कटक के बारे में सबसे पहली बात, इसका निर्माण किसके कारण हो रहा है? ज्वालामुखी के कारण। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका ज़्यादातर विस्तार जो है वो कहाँ पर देखा जाता है? महासागरों के मध्य भाग में। और मध्य भाग में ये दो प्रकार की होती हैं, एक जो जलमग्न होती हैं और दूसरी जो द्वीपों के प्रकार या द्वीपों की तरह हमें ऊपर के भाग में नजर आती हैं। कटक महासागरों को दो हिस्सों में वर्गीकृत करती हैं। ये कहीं ना कहीं हमें इसका एक एडवांटेज भी प्रोवाइड करवाती हैं। यहाँ पर अगर हमें किसी प्रकार का कोई विकास करना हो, किसी प्रकार से कोई खनिजों का दोहन करना हो, तो ये जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं, द्वीपों की श्रृंखला जो कि कटक के कारण निर्मित होती है, ये हमें बहुत ज़्यादा मदद करने में काम आती है। ठीक है बच्चों, तो अमूमन ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब दूसरा जो है वो है अबेसल हिल्स। अबेसल हिल यानी नीतल पर बनने वाली पहाड़ियाँ। बच्चों ये भी कटक ही है, लेकिन कटक और पहाड़ी में केवल ये अंतर है, कटक जल के नीचे रहती है और जब ये जलमग्न से पाई जाने वाली कटकें या कटक जो है वो जल के ऊपर नजर आती हैं, उन्हें हम नीतल पर उगने वाली या नीतल पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो महासागरों के तल पर समुद्र में डूबा हजारों एकांकी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसकी चोटी नीतल से 1000 मीटर से अधिक ऊंची होती हैं। इन्हें समुद्री टीले भी कहा जाता है। ठीक है, और महासागरीय नीतल पर ऐसी आकृतियां रचना जो है वो उनका मुख्य कारण क्या है? ज्वालामुखी क्रियाएं। मैंने आपको अब बता दिया स्टार्टिंग के अंदर कि महासागर के नीतल पर जो भी परिवर्तन, जो भी टोपोग्राफी, जो भी विशेषताएं आप देखते हैं, उनमें से ज़्यादातर का कारण कौन होती हैं? ज्वालामुखी क्रियाएं। ठीक है, ऐसा अनुमान है कि प्रशांत महासागर में, अकेले प्रशांत महासागर में 10,000 से ज़्यादा समुद्री पर्वत या गाइयाट हैं, जिन्हें या गुयाट के नाम से जानते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि पहाड़ी और गुयाट में क्या अंतर होता है। पहाड़ी की जो चोटी है वो अमूमन एक बिल्कुल तीक्ष्ण होती है, शंकु आकार की होती है, परंतु जो गुयाट होते हैं उन गुयाट का जो ऊपर का सरफेस होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल सपाट होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों ही प्रकार की विशेषताओं का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा। फिर चाहे वो नीतल पहाड़ियाँ हों या फिर गुयाट हों, ये दोनों ही सागर के सतह यानी जल से ऊपर नजर आने वाली विशेषताएं हैं। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपको रिलेट कर पा रहे होंगे। जलमग्न खाइयाँ यानी कि गर्त, यानी कि इसमें जो ट्रेंचेस होती हैं और डीप्स होते हैं। मैंने अभी आपको बताया दो प्रकार के होते हैं, या जब एकदम ये भाग हमारे विकसित होते हैं जब कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्लेटें दूर जाती हैं तब भी, और कई बार ऐसा होता है कि एक भारी प्लेट जब एक हल्की प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है, जो कि आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ा होगा,
तो उनके किनारों पर, बिल्कुल तीक्ष्ण किनारों पर, महाद्वीपीय मगन तट के समीप उत्थान और मगन तट के बीच में एक गहरी खाइयाँ बन जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक खतरा जो है वो बना रहता है, क्योंकि उनकी गहराई का अंदाज़ा जो है वो अब तक पूरा नहीं लगाया जा सकता। ये माना जाता है कि विश्व की अब तक की जो सबसे गहरी ट्रेंच है वो है 11,033 मीटर। ठीक है, 11,033 मीटर का मतलब 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहरी खाई का जो है पता लगाया, जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। और आप ये चीज़ जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.34 मीटर के आसपास है, यानी कि 8 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको मानूँ तो 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर विश्व की सबसे ऊंची चोटी, अगर मतलब उसको मैं उल्टा करके मैरियाना ट्रेंच में डुबा दूँ तो वो 2 से 2.5 किलोमीटर नीचे जो है वो डूब जाएगी। ठीक है, तो यही बात है। महाद्वीपीय नीतल पर स्थित तीव्र ढाल, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई क्या है, ढाल बहुत तीव्र होता है, संकरे बहुत होते हैं, जैसे लंबे, पतले व गहरे, यानी कि गहरे, संकरे और थोड़ा उसके बीच में जो डीपेस्ट है बड़े लंबे होते हैं। वो डिप्रेशंस होते हैं जो खाइयाँ कहलाती हैं। अमूमन जो इनकी गहराई है वो 5500 मीटर के आसपास जो है वो दर्ज की जाती है, परंतु ये सबसे गहरे भाग होते हैं महासागरों के। ये चीज़ अंडरस्टूड करने वाली बात है, क्योंकि सबसे नीतल जो है वो नीतल से भी नीचे की गहराई पर पाए जाते हैं, क्योंकि नीतल हमने देखा था जो मैदान है उसकी 6000 मीटर के आसपास जो है वो गहराई औसत पाई जाती है। औसत का मतलब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओगे तो 8000 मीटर के आसपास, लेकिन ये जो खाइयाँ होती हैं, जो ये गर्त होती हैं, ये नीतल से भी गहरे होते हैं। ठीक है, यानी कि नीतल से भी कम से कम 2 से 3 किलोमीटर के आसपास की गहराई इन गर्तों की जो है वो पाई जाती है, जिनका तल महासागर के औसत तल से भी काफ़ी नीचे होता है। जो कि मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ वही चीज़ जो है वो आपके यहाँ पर बताई गई है। और इसका जो मेन कारण है वो क्या है, वलन है और भ्रंशन है। और इसके साथ साथ जलमग्न खाइयों के निकटवर्ती क्षेत्रों पर पर्वत भी पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और द्वीपमालाओं के समानांतर जो है ये ज़्यादा फैली होती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जस्ट एक चीज़ बताई थी बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर, कि जब भी हम महाद्वीपीय मगन तट से आगे जाते हैं, मान लो ये हमारा बीच है और ये हमारा मगन तट है, और जैसे ही मगन तट के बाद एकदम ढाल आती है, फिर उत्थान आता है, और फिर वो कब जाके नीतल के अंदर प्रवेश कर जाता है हमें नहीं पता। तो ये था हमारा महासागरों की विशेषताओं का साथ। तो यहाँ तक तो 200 मीटर के आसपास था हमारा महाद्वीपीय मगन तट, और महाद्वीपीय मगन तट के जस्ट साथ देखो एकदम डीपेस्ट पॉइंट है, एकदम ढाल तीव्र हो जाता है। अब जब ढाल तीव्र हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे एकदम अगर कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार से इस ट्रेंच के अंदर फंसने की गिर जाता है तो वो एकदम गहराई में चला जाता है। इसलिए जो बीचेस होते हैं हमारे, जो तट होते हैं जिन्हें आप पुलीन कहते हैं, वो कहीं ना कहीं ये इसी वार्निंग के साथ जो टूरिस्ट होते हैं उन्हें आगे जाने देते हैं कि आप ज़्यादा आगे नहीं जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर एकदम जो है वो एक डीप पॉइंट आएगा जहाँ से आप लोगों को फिर रिकवर कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात, ये महाद्वीपीय मगन तट और ढाल के बिल्कुल किनारे पर मिलते हैं, एक कारण। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जब एक हल्की प्लेट और एक भारी प्लेट का सबडक्शन होता है, ठीक है, तो इस सबडक्शन के चलते इस प्लेट का, यानी ये होती है, मान लो एक चीज़ आप समझा दूं मैं आपको, जितनी भी हमारी कॉन्टिनेंट की प्लेट है ना, और जितनी भी हमारी ओशन की प्लेट है, इन दोनों प्लेट्स में से ओशन की प्लेट जो है वो ज़्यादा भारी होती है। आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टूड करनी है, क्योंकि कॉन्टिनेंट की प्लेट का जो निर्माण होता है वो सियाल से बना होता है, यानी सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बना होता है। लेकिन जो हमारे ओशंस की होती हैं उसका निर्माण होता है साइमा से, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। एल्युमिनियम के मुकाबले जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा भारी प्लेट है। यानी जितनी भी महासागरीय प्लेट हैं और वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सबडक्ट होती हैं, तो महाद्वीप के जस्ट बाद एक डीप पॉइंट यहाँ पर क्रिएट होता है जिसे हम गर्त कहते हैं। ठीक है, और अमूमन ये सारी चीज़ें दर्ज इसलिए की जाती हैं क्योंकि बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। महाद्वीपों के बाद जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सडनली एक डीपेस्ट पॉइंट आ जाता है जिसे हम ट्रेंच या खाई कहते हैं। तो ये सारी चीज़ हमने देखी कि सियाल और साइमा के आपस के रिलेशन के चलते हैं। ठीक है, साइमा जितनी भी महासागरीय प्लेट है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों, जब मैंने आपको ये बता दिया कि एक कॉन्टिनेंट प्लेट है, यानी एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय, तो विश्व की सबसे जो बड़ी गहरी खाइयाँ हैं वो प्रशांत महासागर में। और मैं बता दूं, ये प्रशांत महासागर के अंदर जो खाइयाँ मिलती हैं वो एक महाद्वीप और महासागरीय प्लेट के आपस के टकराहट के कारण भी होती हैं, और कहीं ना कहीं एक सागर और एक महासागर। अब सागर और महासागर, अगर मैं इस कॉन्टिनेंट के साथ सी भी लिख दूं
तो ये चीज़ आप अंडरस्टूड कर लीजिएगा कि जो सागरीय प्लेट होती हैं वो महासागरीय प्लेट के मुकाबले थोड़ी हल्की होती हैं। तो जापान के बाद चाइना, क्यूराइल, ये ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा डीपेस्ट यानी डीप पॉइंट मिलते हैं जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। वहाँ पर एक कॉन्टिनेंट और एक ओशन, एक सागर और एक महासागर प्लेट आपस में टकराती हैं, जिसके कारण वहाँ पर गर्तों का निर्माण होता है। जितनी भी भारी भारी गहरी गहरी गर्तें हैं उन सारों का निर्माण वहीं पर जो है वो देखा जाता है। बच्चों देखो, मेरा एक मोटो है आप लोगों के साथ, मेरा आप लोगों को सिलेबस कवर कराने का मोटो नहीं रहता। मेरी कोशिश होती है कि जो छोटे छोटे शब्द आते हैं ना, उन शब्दों को आपको समझा दूँ, और ये किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए मैं आप लोगों के लिए नहीं करता हूँ। मेरा मेन मोटो आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाने का है। मेरा मेन मोटो आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ा के कंपटीशन के लिए तैयार करना नहीं है। अगर मैं कंपटीशन के लिए कराऊँ ना, तो फिर मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि गहरी खाइयाँ होती हैं महासागरों में, जो कि विश्व की सबसे गहरे पॉइंट होते हैं, जो कि मैरियाना ट्रेंच है वो 11,003 है, उसका निर्माण इन एक्सेस वाज नहीं। मेरा काम है आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाना, आपको हर शब्द का मतलब या उस शब्द के पीछे छुपी हुई संकल्पना को समझाना। मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ, आप लोगों के साथ कोई बिजनेस डील नहीं है मेरी। तो ये जो टाइम मैं वीडियो के अंदर लगाता हूँ ना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए लगाता हूँ। अगर मुझे ये सिलेबस के तौर पे ख़त्म करनी हो ना, ये मैं अब तक प्रशांत महासागर की भी ख़त्म कर चुका होता, लेकिन नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको आप लॉन्ग टाइम तक अपने साथ रख सकते हो, कैरी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करता चलो। तो चलिए, उसके बाद आते हैं आपके कैनियन, क्योंकि कैनियन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर दी थी कि सबसे पहले होती हैं वी शेप वैली, फिर बनते हैं गॉर्ज और फिर होते हैं कैनियन। कैनियन जो है वो सबसे गहरे, मतलब गहरे, संकरे और काफ़ी बारीक पतले पॉइंट होते हैं वी शेप के मुकाबले। ठीक है, इनकी चौड़ाई कम होती है, इनमें चौड़ाई थोड़ी सी वी शेप के मुकाबले कम रहती है। तो कैनियन भी क्या है, एक तरीके के डीप पॉइंट होते हैं, लेकिन इनकी जो डीपेस्ट यानी कि जो गहराई है वो गर्तों के मुकाबले थोड़ी कम होती है। इनका भी ढाल जो है वो तीव्र रहता है। तीव्र ढालों वाला गहरी संकरी वी आकार की घाटी को क्या कहते हैं, हम कैनियन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये बनती कैसे हैं, हमारी वी शेप वैली के छोटे होने के कारण ही बनती हैं। अब सबसे पहले आकार की घाटियां, गोर्ज को जल कैनियन कहते हैं। अमूमन ये जो है समुद्री किनारों पर, समुद्री तटों के बाहर मिलते हैं, जैसे कि महाद्वीपीय मगन तट और उत्थान के बीच में ये जो क्षेत्र हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अचानक क्या होता है, महाद्वीपीय मगन तट, ढाल और उत्थान तक इनका विस्तार जो है वो पाया जाता है, क्योंकि नीतल तो बिल्कुल समतल भाग हो गया। फिर उसके बाद ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले भाग जो महाद्वीपीय मगन तट के बिल्कुल पास पाए जाते हैं। देखो मैंने आपको बताया ना कि महाद्वीपीय मगन तट और उत्थान, क्योंकि मगन तट के जस्ट बाद जब ढाल आता है तो काफ़ी डीपेस्ट स्टीप पॉइंट बनता है, वहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट जो हैं वो इनका कारण है इनके गहरे होने का। क्योंकि क्या होता है, हम अमूमन चलते चलते एक समतल भाग पे चल रहे हैं, एक सड़क पे चल रहे हैं और अचानक कोई गड्ढा आ जाता है तो वो एकदम हमें एक डंप महसूस करवाता है, एकदम हमें एक स्टॉक देता है। वही स्टॉक एक महाद्वीपीय मगन तट और महाद्वीपीय ढाल में होता है। द्वीप पे, तट पे जब चलते हो तब तक हमें कोई स्मूथनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे ही मगन तट खत्म होता है उसके जस्ट बाद जब डीप पॉइंट आता है तो ढाल एकदम कम हो जाता है, एकदम बढ़ जाता है, यानी बहुत स्टीप ढाल हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार का जो एक एग्जांपल है वो न्यू इंग्लैंड एरिया के अंदर जो ओशनोग्राफर कैनियन है, वो क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा विकसित है, विकासशील, या जिसने अपना नाम जो है वो बनाया है। ये वे कैनियन हैं जो नदी के मुहाने पर मिलते हैं, जैसे कि सिंधु नदी है, वो भी एक प्रकार से कैनियन का निर्माण करती है। जायरे, मिसिसिपी, यानी ऐसी नदियां जो कि पर्वतों के, मान लीजिए कोई नदी बह रही है, नदी बहते हुए बीच में कोई पर्वत अवरोध आ जाता है तो वो अपना मार्ग नहीं बदलती, बल्कि उसको काट कर सीधा अपने मार्ग पर चलती रहती है। जब वो नदियाँ इस प्रकार की शक्तिशाली होती हैं, बारहमासी होती हैं, वेग अधिक होता है, जल बहुत होता है, तो वे जो हैं वो कैनियंस का निर्माण करती हैं। क्योंकि जो नदियाँ समतल आराम से बहने वाली नदियाँ होती हैं वो वी आकार की घाटी बनाती हैं, वो नॉर्मल एक सामान्य अपर्दन करती हैं। परंतु जो तीव्र गति वाली होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा स्टीपेस्ट पॉइंट पे जाकर क्या करती हैं, अपर्दन करती हैं और कैनियन का निर्माण करती हैं। मान लीजिए ये एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी के बिल्कुल यहाँ से कोई नदी बह रही है और इस नदी के अंदर इतना वेग है, इसके अंदर इतने अवसाद हैं, इतनी इसकी कैपेसिटी है, वो क्या करती है, इसका डीपेस्ट तक पॉइंट तक जाके क्या कर देती है, एक अपर्दन करती है, जिसके कारण इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। सपोज ये ए भाग है और ये हमारा क्या है, बी भाग है। तो जब नदियाँ यहाँ पर विकसित होती हैं, प्रभावशाली होती हैं, फिर धीरे धीरे क्या करती हैं, वो इनका अपर्दन करती हैं और यही जो है फिर वो वी आकार की घाटी के अंदर
परिवर्तित होती है। वी आकार की घाटी से गॉर्ज, कैनियन, कैनियन से फिर वी शेप बनाने का जो प्रभाव है वो केवल और केवल किस में होता है, नदियों में होता है, रिवर्स में होता है। ठीक है, तो पहली होती है वी शेप वैली, फिर होते हैं हमारे गॉर्ज, और गॉर्ज के बाद होते हैं हमारे कैनियन। ठीक है बच्चों, तो ये है जनरली आपके 3 रूप जो अमूमन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ साथ अगला जो भाग है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा है। ऐसे हैं जो वृक्षाकार होते हैं, ये भी बच्चों तटों के क्षेत्र पर पाए जाते हैं। वृक्षाकार मतलब कहीं बार तो बिल्कुल समतल भाग, फिर सडनली क्या होता है उसके काफ़ी आगे तक के क्षेत्र में कोई भी बेस नहीं होता, धरातल नहीं होता, वो एक डीप पॉइंट के रूप में हमें नजर आता है। और ये भी मगन तट के किनारों और ढालों पर ही मिलते हैं। ऐसे जो है वो कैलिफोर्निया के तट पर है, क्योंकि कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है वो काफ़ी कटी फटी अवस्था में है, जिसके कारण वहाँ पर जो कैनियन बनते हैं ना वो वृक्षाकार होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अमूमन ये माने जाते हैं कि ये शेपर्ड एंड बेयर्ड के अनुसार विश्व में कुल 102 से ज़्यादा ऐसे कैनियन हैं जो ज़्यादा गहरे हैं। विश्व के सबसे गहरे कैनियन जो हैं वो अलास्का के बेरिंग सागर में मिलते हैं। ठीक है, बेरिंग सागर की लोकेशन आप लोगों को मैंने बताई हुई है, कहाँ है बेरिंग सागर। अमूमन आपके अगर आप पूर्वी क्षेत्र पर जाते हो तो जापान से ऊपर, और अलास्का और कहीं ना कहीं रशिया, इनके बिल्कुल केंद्र भाग पर पड़ता है, जिसका प्रभाव हम महासागरीय धाराओं में भी देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे जो हैं बेरिंग कैनियन, सबसे ज़्यादा गहरे कैनियन के अगर नाम से कोई प्रसिद्ध है तो वो हडसन कैनियन। हडसन जो नदी है यूएसए के अंदर, नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पर भी ये विश्व के सबसे बड़े गहरे कैनियन जो है वो बनाती है। तो ये था बच्चों आप लोगों का फ़िलहाल जो एक ओवरऑल व्यू, एक ओवरऑल डिस्कशन थी। अब इसके अलावा जो आप लोगों का कंटेंट रहेगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और उस लेक्चर को भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।